गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंटर 2024 में जो क्वेश्चंस आए हैं उसके बारे में। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, इस पे कुछ नहीं समझिए कि पूरा देखेंगे। ठीक है, और इससे हम लोग को एक आइडिया मिलेगा कि हम लोग अपना तैयारी 2026 में कैसे करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन आया है और कैसे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है टू चार्ज स्फेयर्स आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस डी, exert a force F on each other. If the charges are doubled and the distance between them is doubled, then the force is, दो चार्ज स्फेयर है और वे दोनों एक दूसरे से डी डिस्टेंस पर हैं, उन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स क्या है? F है। अगर हम डबल कर दे रहे हैं किसको, तो डिस्टेंस को भी डबल कर दे रहे हैं। इफ द चार्जेस आर डबल, चार्ज को भी डबल कर दे रहे हैं, चार्ज को भी यहां डबल कर दे रहे हैं और डिस्टेंस को भी यहां पे हम लोग डबल कर दे रहे हैं। तो कह रहा है कि अब उनके बीच लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा। तो देखिए फोर्स F इक्वल टू क्या होता है, कूलम्ब फोर्स हम लोग पढ़े होंगे, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। यह दोनों चार्ज सेम है, तो F इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर और यहाँ आर स्क्वायर। अब क्या कर रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि चार्ज को भी डबल कर दी। ठीक है, इफ द चार्जेस आर डबल एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल्ड, तो मान लीजिए यहाँ पे नेक्स्ट जो फोर्स है वो F न लगकर F डैश है। क्या करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ 2Q हो जाएगा, Q की जगह पे, और R की जगह हो जाएगा 2R। तो आप देखेंगे Q2 का स्क्वायर 4, इसका भी स्क्वायर 4, दोनों को फिर ऊपर नीचे कट गया, तो फिर वही सेम टू सेम आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर। इसका मतलब है कि दोनों चार्ज के बीच कोई फोर्स जो लग रहा था उसमें किस तरह का कोई चेंजेस नहीं होगा। चलिए, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ए। नेक्स्ट, द मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज ऑब्जर्व्ड सो फार इज, चार्ज का मिनिमम वैल्यू कितना होता है। तो हम लोग पढ़े हैं कि एक चार्ज जो होता है, मिनिमम वैल्यू जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज मीन्स चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज सबको पता होगा कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर मेटल, मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, तो याद कर लेंगे, मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट होता है। नेक्स्ट, चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। तो देखिए, तो यहाँ पे एरिया पे डिपेंड करता है और डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। किस ए बी सी डी चार ऑप्शन देखिए, और चारों ऑप्शन में कौन सा मिल रहा है, तो ऑप्शन डी मिल रहा है, एरिया ऑफ द प्लेट। In a Wheatstone bridge, if the battery and galvanometer are interchanged, then the, जब अगर हम गैल्वेनोमीटर और बैटरी के पोजीशन को हम व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या करें, इंटरचेंज कर दें, तो कह रहा है कि क्या चेंजेस होगा। तो भाई गैल्वेनोमीटर की जगह बैटरी और बैटरी की जगह गैल्वेनोमीटर लगा दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम टू सेम वही रहेगा। इसका मतलब इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा नॉट
change. Next, two copper wires of length L and 2L. दो कॉपर वायर है, एक का लेंथ L है और एक का लेंथ 2L है. Have radii R and 2R. एक का रेडियस R है, दूसरे का रेडियस 2R है. Respectively, the ratio of their specific resistance. Specific resistance किसको कहते हैं? स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का मतलब हो गया रेसिस्टिविटी. और रेसिस्टिविटी जो होता है वो मटेरियल का प्रॉपर्टी है, ना कि ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी है. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट लंबा हो, छोटा हो, मोटा हो, पतला हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों में ऑब्जेक्ट जो है, दोनों वायर जो है वो सेम मटेरियल का बना हुआ है, कॉपर का. तो दोनों वायर का जो है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, दैट मींस रेसिस्टिविटी सेम होगा. तो दोनों का रेशियो जो होगा वो 1:1 होगा. क्लियर है? नेक्स्ट, टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स. दो वायर है, पैरेलल है, कैरिंग ए करंट ऑफ 1 एम्पियर. कितना करंट कैरी हो रहा है? 1 एम्पियर. इन द सेम डायरेक्शन आर प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट. दोनों एक दूसरे से 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखे हुए हैं. तो कह रहा है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, दोनों के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम निकालने के लिए हमें चाहिए फॉर्मूला. तो दो पैरेलल वायर है, एक दूसरे से अगर मान लीजिए डी डिस्टेंस पे रखा हुआ है, एक से करंट मान लीजिए करंट फ्लो हो रहा है I1, एक से करंट फ्लो हो रहा है मान लीजिए I2. ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो? D. तो उनके बीच लगने वाला फोर्स एक्चुअली फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना होगा? म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2 I1 I2 बाय D. ये हो जाएगा 10⁻⁻⁷. इसका वैल्यू होता है 2. यहाँ I1 भी 1 हो गया, I2 भी 1 हो गया और D भी 1 हो गया, यानी इसका आंसर हो जाएगा 2 × 10⁻⁷. एक्चुअली ये फोर्स नहीं है, फोर्स पर यूनिट लेंथ है. तो फोर्स अगर होता तो उसका यूनिट होता न्यूटन, लेकिन फोर्स पर यूनिट लेंथ है तो इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड, डाइपोल मोमेंट एंड टॉर्क. तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा क्या? टॉर्क का रिलेशन. और टॉर्क वाला पढ़े होंगे, क्या होता है? टाउ इक्वल टू m क्रॉस b. नेक्स्ट, द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इनसाइड ए बार मैग्नेट. किसी बार मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैसा होता है? तो जानते होंगे, मैग्नेट के बाहर नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर, मैग्नेट के अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर. तो ये हो जाएगा r फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज डिटरमाइंड बाय. इंड्यूस करंट का जो डायरेक्शन होता है उसको कौन कैसे डिटरमाइन करते हैं? तो एकदम याद कर लीजिए, क्या होता है? लेंज लॉ के द्वारा. नेक्स्ट, वेबर पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ. वेबर पर मीटर, वेबर किसका होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स. मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया मैग्नेटिक फील्ड. एनर्जी डिसिपेटेड इन LCR सर्किट इज इन. इस LCR सर्किट में एनर्जी जो डिसिपेट होता है, निकलता है, लॉस होता है, किसमें? L और C में नहीं होता है, याद रखिएगा. L और C में 0 होता है, तो होगा किसमें? R में, ओनली R. नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज I0. इट्स RMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू विल बी. फॉर्मूला पढ़े होंगे, IRMS इक्वल टू I0 बाय √2. कौन सा है? देख लीजिए, फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन फर्स्ट. नेक्स्ट, इज यूज्ड फॉर फोटोग्राफी इन फॉग. किसमें, किसका यूज किया जाता है? फॉग में फोटोग्राफी के लिए किसका यूज किया जाता है? याद करेंगे. इसको पढ़ने के लिए, इसको जानने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ढेर सारा रेज है, रेज के बारे में पढ़ेंगे और उसमें हम लोग देखेंगे. तो मिलेगा आपको इंफ्रारेड रे. द एनर्जी इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव
जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलता है, कहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होता है, इसमें क्या होता है, एनर्जी इक्वली डिवाइड हो जाता है, इक्वली डिवाइडेड बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट, द वर्चुअल इमेज larger than the object is formed in concave mirror. With increase in wavelength, the value of refractive index, याद रखेंगे उल्टा होता है, decreases. The concept of secondary wavelets was given by Huygens. Next, Young's double slit experiment uses a monochromatic source of light. मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल वेवलेंथ वाला, ठीक है। अच्छा, द शेप ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन इज स्ट्रेट लाइन। एनर्जी ऑफ ए फोटोन इक्वल टू, इतना बार तो पढ़ते हैं, एच न्यू, ठीक है। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ associated with two electrons accelerated through 25 volt and 36 volt. डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, h बाय अंडर रूट 2m EV। यानी हम लोग कह सकते हैं कि लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय रूट v। इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 इक्वल्स टू, उल्टा कर दीजिए, V2 बाय V1। V2 कितना 36 वोल्ट, V1 कितना 35 वोल्ट, 35 नहीं है जी, 35 नहीं है, 35 नहीं है, कितना है 25, 25 क्या हो जाएगा, रूट निकालिए तो इसका 6, इसका 5, 6:5 किसमें है, ऑप्शन डी है, ये रहा। छोटा छोटा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन देता है, हार्ड क्वेश्चन देता नहीं है, सॉल्व कर लेंगे हम लोग। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22, द फोर्स विच कॉजेज ए स्कैटरिंग अल्फा पार्टिकल्स इन द रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल आ रहा है, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होगा, रिपल्सन। तो भैया कौन सा फोर्स, अट्रैक्शन और रिपल्सन, चार्ज पार्टिकल, यानी कौन सा फोर्स, कूलॉम फोर्स। नेक्स्ट, इफ ए रेडियोएक्टिव एटम emits beta particle then its atomic mass, बीटा पार्टिकल एक्चुअली है क्या, कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन है ये, और इलेक्ट्रॉन का मास होता नहीं, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो मास में क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, रिमेन अनचेंज, मास नहीं होता है, इन द सेंस बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है। नेक्स्ट, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर व्हाट काइंड इंप्योरिटी फाउंड, पी टाइप सेमीकंडक्टर में कौन सा इंप्योरिटी पाया जाता है, पी टाइप बनाते कैसे हैं, ट्राइवेलेंट वैलेंसी को मिला के, ठीक है, ट्राइवेलेंट मतलब 3 वाला। नेक्स्ट, द विड्थ ऑफ फॉरबिडन बैंड इज मैक्सिमम 4, फॉरबिडन एनर्जी गैप जो होता है, फॉरबिडन बैंड जो होता है उसमें विड्थ सबसे ज्यादा किस में होगा, तो पढ़े होंगे, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर में ओवरलैप होता है एकदम नहीं के बराबर, इंसुलेटर में सबसे ज्यादा, और सेमीकंडक्टर में बीच बीच, तो ये होगा इंसुलेटर, दैट मीन्स नॉन कंडक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा ही आता है एकदम सिंपल सिंपल, कंसेप्ट अगर क्लियर हो आपका, हर चैप्टर में अगर आप लोग ध्यान से पढ़े होंगे तो ये सब क्वेश्चन एकदम 25 में 25, फूल में फूल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा छोटा क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का। व्हाट इज द नेम ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस एट रेस्ट, दो चार्जेस जब एक दूसरे रेस्ट पे हो तो उनके बीच लगने वाला कौन सा फोर्स होगा, तो भाई गुलाम तो करते आ रहे हैं फर्स्ट चैप्टर से, कौन सा फोर्स, गुलाम फोर्स। डिफाइन द एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का एसआई यूनिट को डिफाइन करें तो कैपेसिटेंस का एसआई यूनिट होता है फैराड, पढ़े होंगे, और कैपेसिटेंस सी का फॉर्मूला होता है क्यू बाय वी। क्यू को अगर हम 1 कर दे 1 कुलाम, सी को अगर वी को अगर हम कर दे 1 वोल्ट, देन सी इक्वल टू 1 एफ, यानी हम लोग 1 कह सकते हैं 1 एफ इज इक्वल टू 1 सी बाय
वन भी, यानी अगर हम किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के पोटेंशियल को 1 वोल्ट से बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमें जितनी चार्ज देना पड़े, ठीक है, किसको, उस कैपेसिटर को, उसे ही हम उसका क्या कहेंगे, 1 फैराड कहेंगे। दैट मीन्स कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 फैराड इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज इज रिक्वायर्ड टू रेज इट्स पोटेंशियल थ्रू 1 वोल्ट। किसी कैपेसिटर के पोटेंशियल को एक उल्टा भी कर सकते हैं हम लोग, 1 वोल्ट से बढ़ाने के लिए जितना हमको चार्ज देना पड़ता है, ठीक है, जिस उसे हम लोग उस कैपेसिटर का क्या कहते हैं, 1 फैराड कहते हैं। 1 फैराड का मतलब हो गया 1 वोल्ट पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए कितना चार्ज हमें देना पड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द रिलेशन फॉर द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल क्यू मूविंग विद वेलोसिटी v इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उस पर लगने वाला फोर्स, कौन सा फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स लॉरेंस फोर्स पढ़े होंगे, F इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, F इक्वल टू क्यू इंटू V क्रॉस B. Next, the instantaneous current flowing from AC source is I equal to 5 sin 3140. What is the RMS value of current? ठीक है, I इक्वल टू एक्सटेंडेड वैल्यू क्या होता है, I नॉट साइन ओमेगा टी। इसका मतलब है कि यहां पे अगर आप खोजेंगे, खोजने से तो भगवान मिलता है, ये तो क्वेश्चन का आंसर है। आई नॉट इक्वल टू क्या होगा, आई नॉट इक्वल टू होगा 5। तो निकालना क्या है, निकालना है हमको आई आर एम एस। व्हाट इज द आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट, मतलब आई आर एम एस फॉर्मूला क्या होता है, आई नॉट बाय √2, 5 बाय √2, हो गया आंसर। आप और अच्छा कर सकते हैं, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, छोड़ देंगे। नेक्स्ट, what electromagnetic waves are used to examine the crystal structure of solid? किसी क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए किस तरह का रेज यूज करते हैं, एक्सरे कर देंगे, उसका देख लेंगे क्या है जी, एक्सरे। What type of source is used in Young's double slit experiment? अभी हम लोग तुरंत गर्मा गर्म पढ़े, कैसा था सोर्स। देखिए एक ही क्वेश्चन कभी कभी छुपा रहता है दूसरा क्वेश्चन में दूसरे क्वेश्चन का आंसर। अभी देखिए कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, खूब बढ़िया से समझाया, यहीं पे छुपा हुआ है, खोजने से भगवान मिलता है, ये तो आंसर है। नहीं, देखिए क्या करेंगे, आंसर क्या होगा, मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट। नेक्स्ट, राइट आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहते किसको है, याद कीजिए। अगर कोई मेटल सरफेस है और इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालना है, क्या होगा, मेटल सरफेस पे फोटोन पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन पहले सरफेस के बाहर आएगा और फिर भाग जाएगा। तो बाहर आने में जो खर्च हुआ एनर्जी, उसको हम लोग कहते हैं वर्क फंक्शन, और भागने में जो एनर्जी लगेगा उसको कहेंगे हाफ एम वी स्क्वायर। ई इक्वल टू क्या होगा, एच न्यू, यानी फोटोन की जो एनर्जी है ई, ये होगा एच न्यू, और ये किसके बराबर होगा, 5 प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, यानी हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, एच न्यू माइनस 5, और 5 वर्क फंक्शन है, इसका मतलब ये होता है इसके बराबर एच इंटू न्यू नॉट, यानी एच न्यू माइनस न्यू नॉट। देखिए तो यही है हमारा आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय मास डिफेक्ट ऑफ ए न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मास डिफेक्ट से आप क्या समझते हैं, मास डिफेक्ट किसको कहते हैं, मास डिफेक्ट हम लोग किसको कहते हैं, डिफेक्ट मतलब हो गया क्षति, जी। तो मास डिफेक्ट, जैसे मान लीजिए कि हम लोग एक न्यूक्लियस बना रहे हैं। अब न्यूक्लियस बना रहे हैं तो न्यूक्लियस बनाने के लिए क्या चाहिए, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स।
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होता कहाँ पे है? न्यूक्लियस में। इसलिए इन्हें हम न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। मान लीजिए 10 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन लाके हम लोग एक न्यूक्लियस बना रहे हैं। हर एक प्रोटॉन का मास मान लीजिए 1 kg, मानने में क्या जाता है, और हर एक न्यूट्रॉन का मास भी मान लीजिए 1 kg। तो 10 प्रोटॉन लाए 10 kg, 10 न्यूट्रॉन लाए तो 10 kg। टोटल अगर हम एक न्यूक्लियस बना रहे हैं जिसमें 10 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन है मिलके बन रहा है, तो टोटल 20 हो गया, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स। यानी टोटल मास 20 kg होना चाहिए था, लेकिन जब हम बनाने के बाद तोलेंगे ना तो नहीं मिलेगा 20 kg, 19 kg मिलेगा, थोड़ा सा घट जाएगा। क्यों? तो जब हम बनाते हैं न्यूक्लियस को तो इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होता है। एनर्जी रिलीज कहां से हुआ? एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट टू बी डिस्ट्रॉयड। तो एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो रहा है, मास जो होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और वही जो डिफरेंस आया 20 kg और 19 kg का, इसी को हम लोग कहते हैं मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट क्या है? तो मास ऑफ टोटल मास ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो गया? 10 kg प्लस 10 kg माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस 19 kg, यानी 1 kg का डिफरेंस। तो देखिए, मास ऑफ प्रोटॉन, एक प्रोटॉन का मास इंटू उसका हो गया टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मतलब जेड एटॉमिक नंबर, प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो एटॉमिक मास में हम लोग क्या करें, मास नंबर में हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को माइनस कर देंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाएगा। ये हो गया टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। इसमें हम लोग न्यूक्लियस के मास को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, मास डिफेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर? जो प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं उसे हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। मतलब ए प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। नेक्स्ट, अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन आ गया, देखिए शॉर्ट क्वेश्चन। Derive an expression for the torque experienced by an electric dipole kept in a uniform electric field। अगर हम किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर लगने वाला टॉर्क क्या होगा? ठीक है, चलिए रख देते हैं। तो ये मान लीजिए ये लाइन 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 जो दिख रहा है ये है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? इलेक्ट्रिक फील्ड को। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड माने हैं मतलब हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सेम। यहाँ पे हम लोग ए बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, हरा रंग का दिख रहा है ना, ये ए बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। यहाँ पे ए के पास माइनस क्यू चार्ज, बी के पास प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना एंगल बना के है? थीटा एंगल बना के है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो उस पर एक फोर्स लगेगा। प्लस क्यू चार्ज पर लगने वाला फोर्स की दिशा इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर, माइनस क्यू चार्ज पर लगने वाला फोर्स की दिशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन। और फोर्स इक्वल टू क्या होगा? क्यू इंटू ई, पढ़े होंगे। एफ इक्वल टू ई इक्वल टू क्यू, सॉरी क्या लिख देते हैं यार, E इक्वल टू एफ बाई क्यू, देन एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई। तो यहां पर भी एक फोर्स लग रहा है क्यू इंटू ई, ठीक है, यहां पर भी एक फोर्स लग रहा है क्यू इंटू ई। ये दोनों फोर्स एक आगे एक पीछे अलग अलग घुमा देगा, मतलब टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल है भी कंसीडर कर दिए, कंसिस्टिंग ऑफ टू चार्जेस Q1 एंड Q2। ठीक है, प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी E, कोई दिक्कत नहीं। द लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल इज 12 मान लिए। अब देखिए, द डायपोल मोमेंट P मैक्स एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो है P, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। Thus, a net torque on the dipole about the axis passing through the midpoint of the dipole। टॉर्क इक्वल टू क्या होता है? दोनों फोर्स में से कोई एक फोर्स और दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है, दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? इधर से लाइन खींचेंगे, डॉटेड करेंगे, इधर डॉटेड करेंगे, तो ये लाइन दोनों पे परपेंडिकुलर है। देखिए तो 90 डिग्री, देखिए तो 90 डिग्री। तो यहाँ पे फोर्स, एक फोर्स हो जाएगा एफ, ठीक है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा बीसी। नहीं, एफ इंटू बीसी। बीसी कितना होगा? तो यहां देखिए, एक एंगल लिए थीटा, तो साइन थीटा इक्वल, देखिए तो इस एंगल में, इस ट्रायंगल में ए बी सी में या बी ए सी में देखिए आप लोग, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा? पी बाय एच, बीसी बाय 12, बीसी बाय 12, तो बीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12 साइन थीटा। देन फोर्स टॉर्क इक्वल टू क्या हो गया? एफ इंटू 12 साइन थीटा, यानी टॉर्क इक्वल टू एफ के जगह पे यूज करेंगे हम लोग क्यू इंटू ई, तो क्यू इंटू ई और यहाँ 12 साइन थीटा, यानी
Q और 12 को एक साथ लिख दिए, E साइन थीटा हो गया, Q इंटू 12 को हम लोग लिखते हैं P मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये हो जाएगा PE साइन थीटा, और इसको वेक्टर फॉर्म में अगर हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा P क्रॉस E। नेक्स्ट, define the term drift velocity of charge carrier in a conductor and write its relationship with the current flowing through it। करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिफाइन कीजिए और इसका करंट के साथ क्या रिलेशनशिप है इसको भी आप ऑब्टेन कीजिए और निकालिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसको कहते हैं? तो जब हम किसी कंडक्टर के सिरों पर क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, तो कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ड्रिफ्ट करते हैं, खिसकते हैं, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर उल्टा। तो क्या होता है कि वो जिस एवरेज वेलोसिटी से टसकते हैं यानी खिसकते हैं यानी ड्रिफ्ट करते हैं, उसी एवरेज वेलोसिटी को हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द वेलोसिटी, average velocity with which the free electrons in a conductor get drifted towards the positive terminal under the effect of applied electric field। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच रिलेशन, इसके लिए हम लोग मान लेते हैं कंसीडर एक कंडक्टर ऑफ लेंथ L। एक कंडक्टर लिए, देखिए यहाँ पे कंडक्टर है जिसकी लेंथ कितनी है, L है, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, A है। लेट V बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। दोनों एंड्स के बीच हम लोग एक पोटेंशियल ड्रॉप अप्लाई किए हैं, कितना V। अगर हम लोग छोटा n मान लेते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर के यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम लोग लिए। अब बताइए कंडक्टर का वॉल्यूम कितना होगा, कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, लेंथ है L, तो वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ मतलब A इंटू L, खत्म। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर, अभी हम बताएं कि यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, तो यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है हमारा n। तो यहां AL वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, n इंटू A इंटू L, मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया खत्म। अब बताइए चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल फ्री चार्ज इन द कंडक्टर, कंडक्टर में चार्ज कितना होगा, नहीं तो भाई कंडक्टर में टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितना है, n इंटू A इंटू L, n इंटू A इंटू L। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, E, तो टोटल चार्ज इतना इलेक्ट्रॉन्स पे कितना होगा, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, n इंटू A इंटू L इंटू E, इसी को Q कहते हैं, मतलब चार्ज। अब देखिए, अब मान लीजिए ये चार्ज कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड आ रहा है, एवरेज टाइम मान लेते हैं T, एवरेज टाइम कितना मान लेते हैं T, तो T इक्वल टाइम इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड L बाय BD। जिस वेलोसिटी से आता है उसी को तो कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो क्या हो जाएगा L बाय क्या होगा ये VD, ठीक है। अब T निकल गया, Q निकल गया, तो भाई I निकल जाएगा ना, I निकल जाएगा, I इक्वल टू क्या होगा, Q बाय T, Q का वैल्यू पुट कर दें NaL इंटू E बाय VD T, T के जगह क्या लिखेंगे, T के जगह पे हो जाएगा L बाय VD, NaLe, और T के जगह हो जाएगा L बाय VD, ये L और L कट जाएगा, VD ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा NaE इंटू VD, यानी I इक्वल टू हो जाएगा NeAVD। यानी हम लोग कह सकते हैं अगर N कांस्टेंट, E कांस्टेंट, A कांस्टेंट, I प्रोपोर्शनल टू VD। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट बायो-सावर्ट लॉ, बायो-सावर्ट लॉ को स्टेट कीजिए, मतलब बताइए। तो बायो-सावर्ट लॉ क्या है, बायो-सावर्ट में ये देखिए तार करंट पास कर रहे हैं, मान लीजिए किसी वायर से करंट पास कर रहे हैं, तो इसके कारण किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस पॉइंट P पर कितना एंगल मान लेते हैं, थीटा एंगल मान लेते हैं, कितना डिस्टेंस, R डिस्टेंस। तो बायो-सावर्ट कहता है, देखिए यहाँ पे एक छोटा सा टुकड़ा काट लेते हैं, मान लीजिए इसका टुकड़े को कहते हैं करंट एलिमेंट। तो इस टुकड़े के कारण, इस छोटे से टुकड़े के कारण P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो देखिए अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक फील्ड, अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू करंट कैरिंग एलिमेंट, हम नहीं कह रहे हैं, बायो-सावर्ट कह रहा है, क्या होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द करंट एलिमेंट, दैट मींस
दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड डीबी जो होगा प्रोपोर्शनल होगा लेंथ ऑफ द करंट एलिमेंट मतलब डीएल के। दूसरा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर, मतलब डीबी जो होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, आई के। तीसरा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन डीएल एंड आर, डीएल और आर के बीच जो एंगल बन रहा है थीटा उसके साइन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, दैट मीन्स डीबी प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। और लास्ट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अ स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द वायर एंड द गिवन पॉइंट, वायर और गिवन पॉइंट के बीच जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब डीबी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ये। अब सबको कंबाइन करके अगर हम लिख दें तो क्या होगा, डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। इसको हम अगर आगे बढ़ाते हैं, इक्वल का साइन आएगा, कांस्टेंट आएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। हो गए। नेक्स्ट, अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन फॉर टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड। एक सोलेनॉइड इसके ऊपर दूसरा सोलेनॉइड लटका लपेट दिए। क्या कह रहा है कि म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल के लिए दो कॉइल चाहिए, बिना दो कॉइल का तो म्यूचुअल होगा नहीं। तो चलिए दो कॉइल ले लेते हैं, एक कॉइल ले ली S1 और एक कॉइल ले लेते हैं S2। देखिए, कंसिडर टू सोलेनॉइड्स S1 एंड S2 सच दैट द सोलेनॉइड्स S2 कंप्लीटली सराउंड्स द सोलेनॉइड S1, S2 वाला ऊपर S1 वाला नीचे, पूरा कंप्लीट उसको क्या कवर किया हुआ है। लेट लेंथ ऑफ इस सोलेनॉइड भी L, हर एक सोलेनॉइड का लेंथ हम लोग मान लेते हैं L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल मान लेते हैं कितना A। चलिए N1 और N2 मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्न्स N1 एंड N2 आर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सोलेनॉइड S1 और S2। S1 में नंबर ऑफ टर्न्स N1 मान लिए, S2 में नंबर ऑफ टर्न्स N2 मान लिए। लेट करंट I फ्लोइंग थ्रू द सोलेनॉइड S1, मान लीजिए अंदर वाला जो सोलेनॉइड है उससे कितना करंट पास हो रहा है I। देन द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड बड़े होंगे, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला सोलेनॉइड में म्यू नॉट इनटू एन आई, तो म्यू नॉट एन छोटा वाला इनहाफ होता है नंबर ऑफ यूनिट्स नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, म्यू नॉट N1 आई। अब N1 की जगह नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है ये, तो ये हो जाएगा कैपिटल N1 बाय L। ठीक है, कैपिटल N1 क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इक्वल टू क्या होगा N इंटू L, तो N इक्वल स्मॉल इंटू N, तो स्मॉल n इक्वल टू क्या होगा कैपिटल N1 बाय L, यानी E1 इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट N1 बाय L इंटू आई। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ईच टर्न ऑफ सोलेनॉइड S2। ठीक है, S2 के हर एक टर्न से होकर गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला B इंटू ए, तो B कहाँ किसका यूज करेंगे हम लोग, फर्स्ट वाला जो कॉइल है उसका B होगा, उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो हो जाएगा B1 इंटू ए। अब B1 की जगह रख देंगे ये वाला म्यू नॉट N1 I इंटू ए, या फिर ये वाला लेंगे तो म्यू नॉट N1 बाय L I A। ये हो जाएगा हर एक टर्न से, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना है सेकेंडरी कॉइल में, दूसरा कॉइल वाले में S2 में N2 है, तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा N2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया। ठीक है, अब देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स निकल गया। अब हम लोग पढ़े हैं मैग्नेटिक फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल इज डायरेक्टली इज इक्वल टू M इंटू आई, जहां M को म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं, तो M इक्वल टू क्या होगा phi2 बाय आई, और यहाँ M phi2 को हम लोग निकाल चुके हैं, निकाल के पुट केवल डिवाइड क्या किससे किए हम लोग, I से, Y हट जाएगा, यहां से I अगर हट गया तो म्यू नॉट N1 N2 A बाय L, खत्म। करना क्या था, सिंपल सा, पहले हम लोग को निकालना था, लेना था करंट पास कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेना था। मैग्नेटिक फील्ड अगर निकल गया, ठीक है, तो सेकेंडरी कॉइल से होकर गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना था।
मैग्नेटिक फ्लक्स निकल गया तो बस म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला निकल जाएगा, आसानी से 3 स्टेप में काम हो जाएगा। ठीक है, पहले हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिए, मैग्नेटिक फील्ड जैसे निकला हम लोग क्या किए, मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल लिए सेकेंडरी कॉइल से, और मैग्नेटिक फ्लक्स जैसे निकला हम लोग बस फॉर्मूला पुट करके निकाल लिया आंसर, एकदम आसान सा है। नेक्स्ट, using a phasor diagram derive an expression for impedance of an AC circuit containing LCR in series। LCR सर्किट में हम लोग पढ़े होंगे कि ये देखिए करंट का डायरेक्शन को फिक्स कर देते हैं। चलिए करंट का डायरेक्शन ये फिक्स हो गया आई। अब ये बताइए, पहले एल आर का बात कर, आर सर्किट में करंट और वोल्टेज सेम फेज में होता है, करंट और वोल्टेज सेम फेज में होता है। इसका मतलब है कि जिस डायरेक्शन में करंट उसी डायरेक्शन में वोल्टेज, वी आर का डायरेक्शन ये होगा। एल सर्किट में करंट और वोल्टेज के बीच 90 डिग्री का एंगल बनता है, और वोल्टेज आगे होता है, करंट पीछे होता है, ये हो जाएगा वीएल। सी सर्किट में करंट और वोल्टेज के बीच फिर 90 डिग्री होता है, लेकिन यहाँ वोल्टेज पीछे होता है, किससे, करंट से। अब देखिए मान लीजिए VC इज लेस देन VL, तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा VL माइनस VC। अब ये दोनों का ये रिजल्टेंट आया दोनों का, एक ये VL माइनस VC है, ये VR है, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो इन दोनों का रिजल्टेंट बीच में कहीं पे आएगा, ये हो गया हमारा क्या, रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट कितना होगा, V, V इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। VR के जगह लिखेंगे I इंटू आर का होल स्क्वायर, VL के जगह पे लिखेंगे I XL, VC के जगह लिखेंगे I XC, दोनों से I कॉमन, I स्क्वायर बाहर, I स्क्वायर बाहर, I को बाहर कर लेंगे, यहां से रूट से बाहर हो जाएगा I, यहां हो जाएगा R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये निकल गया भी, इनको निकालना है इम्पीडेंस। देन इम्पीडेंस Z इक्वल टू क्या होता है, V बाई आई, V बाई आई, वहीं से निकल गया, आई कट जाएगा, खाली बचेगा क्या, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, खत्म। नेक्स्ट, derive an expression for the energy of an orbital electron of hydrogen using Bohr's principle। बोर प्रिंसिपल का यूज करके हमको इलेक्ट्रॉन का एनर्जी निकालना। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा, ये काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगा, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा के जेड ई स्क्वायर बाय 2r। ये कहां से आया, ध्यान देखिए, इलेक्ट्रॉन मान लीजिए न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है, न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर जेडी, सॉरी चार्ज जेडी, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई, इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना हो जाएगा, F इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन के Q1 जेड जेडी, सॉरी ये न्यूक्लियस का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई बाय आर स्क्वायर, ये हो जाएगा के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब ये देखिए, ये फोर्स इलेक्ट्रॉन को घुमा रहा है, इसके पीछे लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स है, और यही फोर्स घुमा रहा है, और घुमाने के लिए जो फोर्स चाहिए उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, और सेंट्रीपिटल फोर्स होगा कितना, वी स्क्वायर बाय आर के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। इससे वो काट देते हैं, यानी एम वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, के जेड ई स्क्वायर बाय आर। समझ में आया कहां से आया, तो हाफ के जगह पे हाफ, और एम वी स्क्वायर की जगह इसको लिख दें के जेड ई स्क्वायर बाय आर, के जेड ई स्क्वायर बाय आर, तो यहाँ हो जाए कितना, के जेड ई स्क्वायर 2 इंटू आर।
ये हो जाए पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, फॉर्मूला भी होता है के Q1 Q2 बाय आर, ठीक है। के Q1 हो जाएगा जेडी, Q2 हो गया इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ई बाय आर, ये हो जाएगा माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर। टोटल एनर्जी क्या करना है, सीधा सीधे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को जोड़ देना है। जोड़ दिए, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को जोड़ दिए, ये हमारा आ गया के जेड ई स्क्वायर बाय टू आर। और आर का वैल्यू लोग इतना पढ़ते हैं पीछे किसी चैप्टर में, आप लोग पढ़े हुए कहीं पे, उसको यहाँ पुट करके घुसेड़ देना है और निकाल देना है। नहीं निकालेंगे तो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर नहीं भी निकालेंगे यहीं तक छोड़ देंगे, एकदम नंबर मिलेगा, पूरा नंबर देंगे, टेंशन नहीं लेना है। आगे देखिए, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम द वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर। रेक्टिफायर किसे कहते हैं, जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दे। नहीं, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उस डिवाइस को रेक्टिफायर कहते हैं, ठीक है। तो rectifier, that means a device which converts alternating current to direct current, is known as rectifier. The process of converting AC into DC is known as rectification. AC को DC में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम रेक्टिफिकेशन कहते हैं। तो भैया आगे देखिए, अब DC में कन्वर्ट करना, AC का मान क्या होता है, AC जो होता है ये देखिए ऊपर नीचे ये एसी इस तरह चलता है। और डीसी, डीसी का डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, इसका डायरेक्शन क्या होता है, हाफ साइकिल में देखिए, हर हाफ साइकिल के बाद चेंज हो जाता है। एसी का डीसी का डायरेक्शन जो होता है वो चेंज नहीं होता। एक ट्रांसफार्मर लिए, ये हो गया प्राइमरी क्वाइल, ये हो गया सेकेंडरी क्वाइल। प्राइमरी क्वाइल को हम लोग एसी इनपुट दे दिए, मतलब इनपुट सोर्स डाल दिए एसी। सेकेंडरी क्वाइल के एक आर्म्स में हम लोग लगा दिए एक डायोड, और दूसरा आर्म को ऐसे छोड़ दिए और यहां से कनेक्ट कर दिए आउटपुट। ये डायोड पढ़े होंगे कि जब फॉरवर्ड बायस में होता है तो करंट पास होगा, जब रिवर्स बायस में होगा तो करंट पास नहीं होगा। ये जो है सिंबल, ये है पी टाइप और ये है एन टाइप। फॉरवर्ड बायस मतलब पी टाइप, जब पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा रहेगा, पॉजिटिव से जुड़ा रहेगा तो फॉरवर्ड बायस होगा। फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब हो गया पी टाइप पॉजिटिव से, एन टाइप नेगेटिव से। और रिवर्स बायस जब होगा, पी टाइप हो जाएगा नेगेटिव और एन टाइप हो जाएगा पॉजिटिव से, कनेक्ट करेंगे। और जब फॉरवर्ड बायस होता है डायोड तभी करंट पास होता है, रिवर्स बायसिंग के करंट के केस में हम लोग पढ़े होंगे करंट पास नहीं होता। तो यहां देखिए फर्स्ट हाफ साइकिल ये वाला, जब ये वाला हम बात करेंगे तो इधर से मान लीजिए पॉजिटिव जा रहा है, इधर से नेगेटिव जाएगा। ये पी टाइप कहां से जुड़ा हुआ, पॉजिटिव से, फॉरवर्ड बायस होगा, हमें करंट मिलेगा, करंट हमें मिलेगा। सेकेंड हाफ, जब इसको नेगेटिव कर दिए, सेकेंड हाफ में मतलब ये वाला कंडीशन, ये वाला कंडीशन, इसमें ये नेगेटिव, इधर से नेगेटिव जाएगा, इधर से पॉजिटिव जाएगा। जब इधर से नेगेटिव जाएगा तो पी टाइप किससे जुड़ा हुआ है, नेगेटिव से, रिवर्स बायस, करंट नहीं मिलेगा, ये खाली। थर्ड हाफ, थर्ड हाफ में क्या होगा, थर्ड हाफ में फिर थर्ड हाफ में ये हो जाएगा आपका उल्टा, ये हो जाएगा फिर पॉजिटिव ये वाला, और ये हो जाएगा नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, पी टाइप पॉजिटिव से कनेक्टेड है, फिर वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, मतलब करंट हम लोग को पास होगा, करंट पास गुजरेगा इससे। तो देखेंगे एक बार जब पॉजिटिव हाफ है तभी करंट पास हो रहा है, जब नेगेटिव हाफ है तो करंट पास नहीं हो रहा है। एक बार करंट पास हो रहा है, एक बार खाली, एक बार पास हो रहा है, एक बार खाली। इस तरह से करंट हमेशा जब भी पास हो रहा है तो पॉजिटिव वाला पास हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में पास हो रहा है। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, जो आउटपुट हमको मिलेगा वो डीसी मिलेगा। लेकिन डीसी कैसा, फ्लक्चुएटिंग डीसी, कांस्टेंट डीसी नहीं मिलेगा, फ्लक्चुएटिंग डीसी मिलेगा। और हाफ हाफ मिल रहा है, वेव कट जा रहा है, हाफ हाफ मिल रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ा हाफ वेव रेक्टिफायर। देखिए प्रिंसिपल क्या होगा, व्हेन अ जंक्शन डायोड इज फॉरवर्ड बायस current flows as the resistance offered by the junction is low, but when reverse bias the junction offered high resistance
and almost no current flow. तो हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होगा? इफ ओनली वन हाफ ऑफ एसी इज रेक्टिफाइड, इट इज कॉल्ड ए हाफ वेव रेक्टिफायर. फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड फॉरवर्ड बायस्ड में होगा, आउटपुट सिग्नल मिलेगा. लेकिन फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल डायोड जो होगा वो रिवर्स बायस्ड में होगा, आउटपुट सिग्नल नहीं मिलेगा. ठीक है. एवरेज आउटपुट इन वन साइकिल जो होगा आईडीसी इक्वल टू आई नॉट बाई पाई होगा, बीडीसी इक्वल टू वी नॉट बाई पाई होगा. खत्म हो गई. इतना ट्रिपल फैक्टर वगैरह याद करें, अगर डाल सकते हैं तो डाल दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए. नेक्स्ट, write distinguish features between conductor, semiconductors and insulator on the basis of energy band diagram. इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर्स के बीच, ठीक है, हम लोग क्लासिफाई करेंगे, किसको इंसुलेटर कहेंगे, किसको सेमीकंडक्टर कहेंगे और किसको कंडक्टर्स कहेंगे, है ना. ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी. बैंड थ्योरी पढ़े होंगे. दो तरह का बैंड होता है, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड. ठीक है. अब देखिए कंडक्शन में क्या होता है, कंडक्टर्स में किसको कहते हैं, तो कंडक्टर्स जो होते हैं वो हम लोग कहते हैं कि उसका जो बैलेंस बैंड जो होता है वो पूरी तरह से कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड दोनों पूरी तरह से लगभग भरा हुआ होता है और दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप होते हैं. और बैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन आसानी से कंडक्ट करके कंडक्शन बैंड में चला जाता है, जिसके कारण इजिली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है. तो हम लोग कह सकते हैं कि कंडक्टर वैसे मटेरियल्स है जिसके बीच बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच कोई गैपिंग नहीं होता. ठीक है. या फिर बहुत कम होता है, ऑलमोस्ट नहीं होता, आपस में ओवरलैप्ड होता है. ठीक है. जिससे कि ऑन नॉर्मल टेम्परेचर पे ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री होकर कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी आसानी से कंडक्ट करते हैं. इंसुलेटर किसको कहते हैं, तो इंसुलेटर में वैलेंस बैंड तो भरा हुआ होता है लेकिन कंडक्शन बैंड जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी. तो वैलेंस बैंड तो भरा होता है लेकिन कंडक्शन बैंड जो होता है वो पूरी तरह से खाली होता है और दोनों के बीच बहुत ज्यादा गैपिंग होती है. बहुत ज्यादा गैपिंग होने के कारण कंडक्शन बैंड से अगर इलेक्ट्रॉन किस तरह से टूट फाट के निकल भी जाए तो वो जंप करके वैलेंस वैलेंस बैंड से जो इलेक्ट्रॉन है मान लीजिए किस तरह उसको निकाल भी दे बहुत ज्यादा एनर्जी देके, तो वो जंप करके कंडक्शन बैंड में पहुंचना उसके लिए बहुत आफत हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा. अब कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो भाई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगा और गैपिंग क्या है बहुत ज्यादा है. तो ऐसे मटेरियल को हम लोग क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं. सेमीकंडक्टर, तो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच इसका वैलेंस बैंड भरा हुआ, कंडक्शन बैंड खाली, लेकिन गैपिंग कम. गैपिंग कम होने के कारण क्या होता है, कंडक्शन वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कूद के जा सकता है किसमें, कंडक्शन बैंड में. तो थोड़ा सा जब एनर्जी नॉर्मल टेम्परेचर पे जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैलेंस बैंड से कुछ इलेक्ट्रॉन कूद के चल जाते हैं कहाँ, कंडक्शन बैंड में चल जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी वो लेकर ढोने लगते हैं. तो ये हो गया बैंड थ्योरी के आधार पर तीनों के बीच का क्लासिफिकेशन. इंसुलेटर, insulator are those substances which do not allow the passage of electric current through them. In terms of energy band, the valence band is full while the conduction band is empty. Further, the energy gap between the valence band and conduction band is very large, 15 electron volt. Therefore, a very high electric field is required to push a valence electron to the conduction band. Conductor, कंडक्टर होगा, मिस्टेक हो गया. कंडक्टर, कंडक्टर किसको कहते हैं, कॉपर एल्यूमिनियम सब कंडक्टर्स है. आर दो सब्सटेंस व्हिच इजीली अलाउ द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, आसानी से करंट पास हो सकता है इससे होकर. इट इज बिकॉज देयर इज ए लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल इन द कंडक्टर्स और कंडक्टर बैंड्स. इन टर्म्स ऑफ एनर्जी बैंड द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप ईच अदर, इससे ओवरलैप्ड होते हैं. ड्यू टू दिस ओवरलैपिंग ए स्लाइट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर कॉजेज द फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट. आसानी से थोड़ा सा भी वोल्टेज मिला उसको वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगेगा. Semiconductors, this is germanium, silicon, ये सब, are those substances whose electric conductivity lies between conductor and insulator. In terms of energy band, the valence band is almost filled and conduction band is almost empty. Further, the energy gap between valence band and conduction band is very small, बहुत कम होता है. जिसके कारण क्या होता है, therefore very small electric field is required to push the electrons from valence band to the conduction band. थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रॉन्स कहां से, बैलेंस बैंड से कूदकर कंडक्शन बैंड में चला जाता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगता है. क्लियर हो गया, खत्म हो गया ये. नेक्स्ट,
लॉन्ग क्वेश्चन पे आते हैं। तो state Gauss's law in electrostatics. Using this law, derive an expression for electric field due to uniformly charged infinite plane sheet. तो गॉस थ्योरम क्या कहता है कि इट स्टेट्स दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस एनक्लोजिंग ए चार्ज इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड। मतलब कहता है कि अगर मान लीजिए किसी क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज है, ठीक है, तो उस क्लोज सरफेस से होकर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद द क्लोज सरफेस किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा उस क्लोज सरफेस के अंदर जो चार्ज है उसके 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के बराबर होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू किसके बराबर होगा? 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू के बराबर होगा। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with the closed surface is equal to 1 by epsilon naught times the total charge enclosed by the surface। और ये होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E डॉट सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब इसको लिख सकते हैं E डॉट डी एस इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू। ये हो गया। अब इसको प्रूफ करेंगे। यहाँ पे निकालने बोला, सॉरी प्रूफ नहीं करना बोला, बोला इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। प्लेन शीट चलिए एक प्लेन शीट ले लेते हैं हम लोग, यूनिफॉर्मली चार्ज है ये, ठीक है। तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना होगा इसका मान लेते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा से डिनोट करते हैं, ये होगा क्यू बाय ए। अब चलिए हम लोग यूज इसका गॉस थ्योरम का यूज करके क्या निकालेंगे? इसके कारण किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। गॉस थ्योरम का यूज करने के लिए चाहिए क्लोज सरफेस, नहीं तो चलिए हम क्या करते हैं, छोटा सा एक एरिया डीए लेते हैं और इसके कारण किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाह रहे हैं। ये हो गया ये पॉइंट। तो क्या कि इसके लिए हम लोग क्या कि क्लोज सरफेस बनाए, ठीक है। चार्ज क्लोज्ड हो गया। मान लीजिए इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? डी ए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन कितना हो, किधर होगा? इस तरफ ई। तो इस तरह से अगर हम एक क्वेश्चन सरफेस बनाएंगे, एक क्लोज सरफेस बनाएंगे, तो चार्ज तो कवर हो गया लेकिन पूरा नहीं हुआ। पूरा कवर करने के लिए उसको हम लोग पीछे की ओर खिसका देंगे और इस तरफ भी ऐसे ही घेर लेंगे। यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? इस तरफ ई, और एरिया का डायरेक्शन भी इसी तरफ हो गया डी ए। इधर भी हो गया डीए का डायरेक्शन सेम है ना। तो अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम क्या कहता है? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर होगा? 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई इंटू डी ए, फर्स्ट वाला उधर वाला, फिर ई डी ए इधर वाला, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। ये हो जाएगा 2 ई डॉट डी ए, मतलब ई डी ए कॉस जीरो, क्योंकि डी ए और ई के बीच का एंगल सेम है, इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू के जगह लिखेंगे यहां से क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू ए। आगे बढ़िए, वहां के बाद इधर आते हैं। टू ई बाहर, डी ए का इंटीग्रेशन करेंगे तो ए मिलेगा, इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा इंटू ए। ये कट गया, देन ई इक्वल टू सिग्मा बाय 2 उधर ले जाएंगे 2 एप्सिलॉन नॉट। इतना आसान तो है, खत्म हो गया। तो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता, इसको हम लोग लिख देते पूरा 5 में 5। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Mention Kirchhoff's rule for electrical network and apply them to find the balance condition of Wheatstone bridge. किरचॉफ्स का रूल को अप्लाई करेंगे, उसको मेंशन करेंगे और उसको अप्लाई करके व्हीटस्टोन ब्रिज का जो बैलेंस कंडीशन है ये हम लोग निकालेंगे। तो भाई किरचॉफ्स दो रूल दिया था। पहला रूल कि किसी जंक्शन पर, इलेक्ट्रिक सर्किट के किसी जंक्शन पर जितना करंट आएगा उतना ही करंट चला जाएगा, जितना करंट आएगा उसी समय उतना ही करंट चला जाएगा, मतलब टोटल जोड़ेंगे तो नेट करंट जो होगा वो जीरो होगा। ये हो गया पहला नियम। In any electrical circuit, the algebraic sum of the currents meeting at a junction is always zero. आने वाला करंट और जाने वाला करंट का जोड़ जीरो होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई करंट वहां पे लॉस हो रहा है। करंट लॉस नहीं हो रहा है मतलब चार्ज लॉस नहीं हो रहा है, मतलब जो फर्स्ट लॉ है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है। दूसरा लॉ कहता है, इसी को इस तरह लिखे हुए हैं, द सम ऑफ द करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ द करंट लिविंग फ्रॉम द जंक्शन। नेक्स्ट, किरचॉफ सेकंड रूल और किरचॉफ वोल्टेज रूल। ये कहता है कि अगर मान लीजिए कोई क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट है तो क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंसेस होंगे, ईएमएफ्स होंगे, उन सबका जोड़ जो होगा वही जीरो। समझे? किसी क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट लें, उसमें जितना भी पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं और ईएमएफ्स हैं, सेल का ईएमएफ, सबका जो अलजेब्रिक सम होगा वो जीरो होगा। It states as follows: the algebraic sum of all the potential drops and EMFs along any closed path in a network is zero. किसी क्लोज पाथ या किसी नेटवर्क में जितने भी वोल्टेज और EMFs हैं सबका अलजेब्रिक सम जो होगा वो जीरो होगा। दैट मीन्स ये समेशन ऑफ V इक्वल्स टू जीरो। खत्म हो गया। अब इसके बाद चलिए इसको हम लोग यहाँ व्हीटस्टोन ब्रिज थोड़ा देख लेते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में 4 रेसिस्टेंस होगा। ये 4 रेसिस्टेंस त्रिभुज के रूप में जुड़ा हुआ, एक P Q R S, A B C D। ए बी और डी के बीच जुड़ा हुआ होगा एक गैल्वेनोमीटर और ए और सी के बीच जुड़ा हुआ रहता है एक बैटरी। हो गया। अब देखिए, जब बैटरी जोड़ेंगे करंट पास होगा। कितना करंट पास हुआ? तो भाई आई, ये आई यहां गया, जैसे ही ए पर पहुंचा इसको दो रास्ता दिखा, एक रास्ता दिखा ए से बी की ओर, एक रास्ता दिखा ए से डी की ओर। ए से बी की ओर मान लीजिए आई का एक हिस्सा चला गया I1, तो I1 जब इधर चला गया तो इधर कितना जाएगा? इधर से जाएगा I माइनस I1। दोनों को जोड़िए फिर आई आ जाएगा। ये जब पहुंचा I1 कहां पर? बी पर। जैसे बी पर पहुंचा इसको दो रास्ता दिखा, एक बी से डी की ओर, एक बी से सी की ओर। बी से डी की ओर जाने वाला जो है इसको हम लोग मान लेते हैं, मान लीजिए यहां से टूट के चला गया इधर से आईजी। I1 का एक भाग आईजी इधर चला गया तो दूसरा भाग किधर जाएगा? इस तरफ कितना? I1 माइनस आईजी। ये I1 माइनस आईजी सी पर पहुंचा और इधर से आया आईजी और इधर से आया आई माइनस I1, आई माइनस I1। ठीक है, अब क्या हुआ? तो अब जो है यहां मिला डी पर और दोनों मिलने के बाद डिसाइड किया कि हम लोग को जाना है सी की ओर। तो सी की ओर किधर होगा? आई माइनस I1 प्लस, साथ साथ चल रहा है, दोनों को जोड़ देंगे। ये इधर से चला गया, इधर से चला गया, यहाँ मिल गया, इन दोनों को यहाँ जोड़ेंगे फिर ये आई बन जाएगा, इधर आ जाएगा। किरचॉफ का पहला नियम, जितना करंट गया उतना ही करंट इधर से मिला। बात खत्म। अब हम लोग
क्या करते हैं, तो हम लोग एक क्लोज लूप लेते हैं। इनक्लोज्ड लूप ए बी डी, ए टोटल पोटेंशियल को जीरो कर देंगे। ए से जाएंगे बी की ओर, ए से बी की ओर जाएंगे, करंट हो जाएगा I1, रेसिस्टेंस हो जाएगा P, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा ए और बी के बीच I1 × P। लेकिन हम लोग जा रहे हैं करंट के डायरेक्शन में, और करंट के डायरेक्शन में बढ़ने पर पोटेंशियल जो लेंगे वो माइनस में लेंगे। करंट के अपोजिट जाने पे पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वो प्लस में होगा, याद रखेंगे, ठीक है। जिस डायरेक्शन में करंट जाएगा, करंट उस डायरेक्शन में हम लोग I और R का जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव लेना है। अपोजिट डायरेक्शन में करंट है जाएगा, I और R पॉजिटिव लेना है। चलिए बी पे पहुंच गए। बी से जब डी जाएंगे, करंट हो जाएगा IG, और गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस मान लेते हैं G। पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा IG × G, ये हो जाएगा माइनस में, क्योंकि करंट के डायरेक्शन में जा रहा है। जब डी पर पहुंचे, डी से जब ए जाएंगे, करंट हो जाएगा I − I1, और रेसिस्टेंस हो जाएगा R, और ये हो जाएगा पॉजिटिव में, क्योंकि करंट जा रहा है ए से डी की ओर, हम जा रहे हैं डी से ए की ओर, उल्टा पॉजिटिव होगा। पहुंच गए ए पर, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप जो हो जाएगा जीरो हो जाएगा। फोर, बैलेंस कंडीशन। बैलेंस कंडीशन में क्या होता है, IG का मान जीरो, गैल्वेनोमीटर से होकर अगर कोई करंट पास ना हो तो हम इस कंडीशन को बैलेंस कंडीशन कहते हैं, ठीक है। देखिए तो यहां पर क्या होगा, -I1P ये हो गया जीरो, प्लस I - I1R = जीरो, तो ये हो जाएगा, इसको उधर भेज देंगे। तो I1P जो होगा, I1P प्लस में, और इधर ये पहले से ही प्लस में है, I - I1R, तो P/R = I - I1/I1, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। ये हो गया। अब अगला क्लोज लूप लेते हैं। इन क्लोज्ड लूप BCDB, BCDB, बी से सी जाएंगे पहले हम लोग। बी से सी जाएंगे तो करंट कितना होगा, I1 - IG Q, रेसिस्टेंस Q, और ये भी लेंगे माइनस में, करंट के डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं इस कारण। सी से जब डी जाएंगे तो करंट के अपोजिट है, प्लस में ले लेंगे, I - I1 + IG, और ये हो जाएगा S। अब डी से जाएंगे जब बी की ओर, तो करंट के अपोजिट जा रहे हैं, प्लस में लेंगे, करंट IG, रेसिस्टेंस G = जीरो। अब देखिए फिर यहां पे लिखेंगे फॉर बैलेंस कंडीशन। बैलेंस कंडीशन क्या होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस कब कहते हैं, जब गैल्वेनोमीटर से होकर कोई करंट पास नहीं होता है, मतलब IG का वैल्यू क्या हो, जीरो हो। पुट कर दीजिए, -I1 यहां जीरो हो गया, ये जीरो, Q प्लस I - I1 ये भी जीरो हो गया, S ये जीरो हो गया, इसको उधर भेज दीजिए, प्लस में हो जाएगा, I1Q या पहले से है I -
I1S। अब देखिए Q बाय S इक्वल टू क्या होगा, I माइनस I1 बाय I1। इसको इक्वेशन हम लोग मान लेंगे दो। अब क्या करें, इक्वेशन 1 और 2 देखिए, फ्रॉम 1 और 2। 1 और 2 में देखिए आप क्या दिखा, राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा, यानी P बाय R इक्वल टू Q बाय S। इसका मतलब हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं P बाय Q इक्वल टू R बाय S। दिस इज रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज। ये हो गया, एग्जाम में लिखेंगे 5 मार्क्स आएंगे। आगे बढ़िए, नेक्स्ट, describe the principal construction and working of a moving coil galvanometer. How can its sensitivity be increased? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल लिखिए, कंस्ट्रक्शन लिखिए, वर्किंग लिखिए और दिखाइए कि उसकी सेंसिटिविटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या है? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट और मेजर अ स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। किसी सर्किट में जब बहुत कम करंट पास हो रहा है उसको मेजर करने के लिए या उसको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग एक डिवाइस का यूज करते हैं, और उस डिवाइस का नाम क्या है? गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का नाम क्यों पड़ा इसका? क्योंकि इसमें कॉइल जो होता है मूव करता है। ठीक है, तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या है? एक डिवाइस है। इसका यूज हम लोग किस लिए करते हैं? तो इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट या मेजर करने के लिए। प्रिंसिपल क्या है? तो जब किसी कॉइल को हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और जब उस कॉइल से करंट पास कराते हैं तो उसमें एक टॉर्क डेवलप होता है, टॉर्क उसमें लगता है और वो टॉर्क कॉइल को घुमा देता है। इसी प्रिंसिपल पे ये काम करता है। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन ए करंट कैरिंग लूप और कॉइल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस टॉर्क। ठीक है, अब देखिए इसका कंस्ट्रक्शन। तो किसी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में एक कॉइल होता है, एक कॉइल होता है, एक कॉइल होता है और इस कॉइल को हम एक मैग्नेट के स्ट्रॉन्ग हॉर्स शू मैग्नेट कहते हैं इसको, मैग्नेट के नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच लटका देते हैं। इस कॉइल के सेंटर पे एक सॉफ्ट आयरन पीसेस होता है। ठीक है, इसको लटकाने के लिए हम एक फॉस्फर ब्रॉन्ज के वायर का यूज करते हैं बस। ठीक है, और इसके जो दूसरा एंड है इस पे हम लोग लगा देते हैं स्प्रिंग। इसमें करंट पास करते हैं तो कॉइल में क्या होता है? टॉर्क एक्सपीरियंस होता है, लगता है, और कॉइल को क्या करता है? घुमाता है। ठीक है, इस टॉर्क को डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहते हैं। बस यही तो है। एक क्या लेंगे? कॉइल लेंगे, ढेर सारा इसमें लपेटा हुआ है, और इसको रख दिए एक मैग्नेट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। इस प्रकार रखते हैं हम लोग कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो रेडियल हो। रेडियल होने के कारण क्या होता है? एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा। एंगल 90 डिग्री होगा तो मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। बस देखिए, इसको लिखे हैं, in a moving coil galvanometer the coil is suspended between the pole pieces of a strong horseshoe magnet. The pole pieces are made cylindrical and a soft iron cylindrical core is placed within the coil without touching it. Due to this, the field is radial. Field क्या होगा? रेडियल होगा, एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ also increases। इसको रखेंगे, एक मैग्नेटिक मटेरियल्स का है ये, मस्ट हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स है, आयरन वगैरह है, जिससे कि फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ जाता है। In such a field, the plane of the coil is always remain parallel to the field। मतलब यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना होगा? 90 डिग्री, एंड द टॉर्क इज ऑलवेज मैक्सिमम। और ये इस टॉर्क का नाम क्या पड़ा? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वल टू क्या होगा? एन बी आई ए। जब ये कॉइल इस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के कारण मुड़ेगा तो ये जो
फॉस्फर ब्रॉन्ज का जो स्ट्रिप है, ये जो स्ट्रिप है जिसके कारण ये लटका हुआ है, सस्पेंशन स्ट्रिप भी कह सकते हैं, इसमें भी ट्विस्ट आएगा, इसमें भी मुड़ेगा ही। और जब ये मुड़ेगा तो अपोजिट डायरेक्शन में एक रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगा, जो कॉइल को फिर से उसके ओरिजिनल कंडीशन में लाने का कोशिश करेगा। ठीक है, कॉइल डिफ्लेक्ट्स, ए रीस्टोरिंग टॉर्क इज सेट अप इन द सस्पेंशन स्ट्रिप इफ अल्फा इज द एंगल ऑफ ट्विस्ट। मान लीजिए अल्फा एंगल से मुड़ा, और तो रेस्टोरिंग कपल का वैल्यू, रेस्टिंग टॉर्क का वैल्यू क्या होगा, सी इंटू अल्फा, जहां सी एक कांस्टेंट, इसको हम लोग टॉर्सनल कांस्टेंट कहते हैं। एक टॉर्क जो है कॉइल को डिफ्लेक्ट कर रहा है, दूसरा टॉर्क जो है कॉइल को रेस्ट पोजिशन में लाने की कोशिश कर रहा है, जहां पर दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। अब ना तो डिफ्लेक्ट होगा, ना ही ये रेस्ट में आएगा, वहां पे कॉइल रुक जाएगा, वहां दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। एट इक्विलिब्रियम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू रीस्टोरिंग टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एन बी आई ए, रीस्टोरिंग टॉर्क सी अल्फा, दोनों को बराबर कर दिए तो आई इक्वल टू, यहां से आई इक्वल टू सी अल्फा बाई एन बी ए हो जाएगा, आई इक्वल टू के अल्फा, जहां पे सी बाई एन बी ए जो है इसको कांस्टेंट माने हैं और इसको के लिखे हैं, इसको गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट भी कहते हैं। अब देखिए, ठीक है, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट भी कहते हैं। खत्म हो गया गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर क्या है, एक डिवाइस है, एक जिसका यूज हम लोग किस लिए करते हैं, इसका यूज हम लोग किसी सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है उसको मापने के लिए करते हैं। याद रहे, बहुत छोटा, क्योंकि ये सेंसिटिव डिवाइस है, ज्यादा करंट पास होगा वहां लगा देंगे जल जाएगा। ठीक है, तो इसका काम क्या है, सीधा सीधी काम देख लिए हम लोग, इसका प्रिंसिपल क्या है। तो कॉइल को क्या रखेंगे, कॉइल लेंगे, कॉइल को स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, और उसको जैसे ही रखेंगे उसमें करंट जैसे ही पास कराएंगे वो क्या होगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा, उन्हें उस पर टॉर्क काम करेगा, इसके कारण वो डिफ्लेक्ट होगा। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का वैल्यू निकाल लिए हम लोग। ठीक है, जब वो डिफ्लेक्ट होगा तो जिससे हम लटकाए हैं, जिस वायर से लटकाए हैं, जिसको हम लोग सस्पेंशन स्ट्रिप कहेंगे, ये जनरली फॉस्फर ब्रोंज का बना हुआ होता है, वो भी क्या होगा, ट्विस्ट हो जाएगा, मतलब मुड़ जाएगा। मुड़ने के कारण से क्या होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो घूमना चाहेगा, रेस्ट में आना चाहेगा, तो यहाँ पे एक रिस्टोरिंग टॉर्क काम करेगा। रिस्टोरिंग टॉर्क का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, बस दोनों को आपस में बराबर कर देना है और दिखा देना है कि भैया ये हमारा रिजल्ट आ गया। सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखिए सेंसिटिविटी किसको कहते हैं, तो अगर मान लीजिए करंट सेंसिटिविटी का बात करें, करंट सेंसिटिविटी का अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये होगा आई बाय अल्फा बाय आई, मतलब रिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। और अल्फा के जगह पे हम लोग कितना पुट कर देंगे, अल्फा की जगह अल्फा, आई के जगह हम लोग कितना पुट कर देंगे, आई के जगह हम लोग पुट करेंगे सी बाय एन बी ए अल्फा, सी बाय एन बी ए अल्फा, अल्फा अल्फा कैंसिल, ये हो जाएगा एन बी ए बाय सी। अब देखिए करंट सेंसिटिविटी को बढ़ाना है तो क्या करना होगा, नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाना होगा, या फिर मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना होगा, या फिर एरिया ऑफ कॉइल को बढ़ाना होगा, या फिर सी को घटाना होगा। एन को बढ़ाएंगे तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगा, बी को बढ़ाएंगे तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगा, एरिया को बढ़ाएंगे तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगा, और सी को घटाएंगे तो उल्टा बढ़ेगा। तो ये लिखे हैं, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग एन, इंक्रीजिंग बी, और इंक्रीजिंग ए, या फिर कह सकते हैं डिक्रीजिंग सी। इन सब चीजों से हम लोग करंट सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट, with the help of ray diagram describe the construction working of a compound microscope when the final image is formed at least distance of distinct vision। ध्यान दीजिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप किसको कहते हैं, ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज यूज्ड टू सी एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। इसका काम क्या है, बहुत छोटे, जिसको हम लोग नेकेड आई से, खुले आंखों से नहीं देख सकते, उन ऑब्जेक्ट्स को क्या करना, देखना। इट कंसिस्ट ऑफ टू लेंसेस, दो लेंस होता है इस पे। एक लेंस
ऑब्जेक्ट के पास होगा, एक लेंस आई के पास होगा। ऑब्जेक्ट के पास वाले लेंस को हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। आंख के पास जो ऑब्जेक्ट लेंस होता है उसको आई लेंस कहते हैं। देखिए, a lens of short aperture and short focal length facing the object is called objective lens, and another lens of short focal length but large aperture is called eyepiece. eyepiece का जो aperture होता है वो बड़ा होता है, ज्यादा, और ऑब्जेक्टिव लेंस का जो aperture होता है वो होता है छोटा। देखिए, the two lenses are placed coaxially at the two ends of a tube. दोनों जो लेंस होता है वो किसी ट्यूब के में कोएक्सियल होता है, एक आगे होता है एक पीछे होता है। इसको हम लोग आगे पीछे खिसका सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए, when a small object is placed just outside the focus of the object, its real inverted and magnified image is produced on the other side of the lens between f and 2f. The image produced by the objective lens acts as a object for the eyepiece. The distance of the object from the objective lens is so adjusted that the final image is formed at least distance of distinct vision. Least distance of distinct vision from the eye. ध्यान से देखिए, इस लेंस को, ये ऑब्जेक्ट के पास है, ऑब्जेक्ट ए भी है, इसको हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। ये जो लेंस है इधर से हम लोग देखते हैं, आंख इधर है, इसको हम लोग कहते हैं आई पीस, ये आई लेंस। ठीक है, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव के लेंस के में हम लोग इस तरह रखते हैं कि इसका इमेज जो इससे बड़ा, इन्वर्टेड, इनलार्ज और रियल कहां बने, यहां पर बने, एडस बीडस में बने। ये जो एडस बीडस है, जो ऑब्जेक्टिव लेंस का इमेज है, ये आई पीस के लिए बन जाएगा ऑब्जेक्ट, और इसके कारण फाइनल इमेज कहां बनेगा, ए डबल डेस बी डबल डेस। तो ये देखिए, यहां पे हम लोग जब डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसका मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यू नॉट, ऑब्जेक्टिव लेंस का इमेज से जो डिस्टेंस होगा उसको लेंगे वी नॉट। ये एडस बीडस इस लेंस के लिए बन गया ऑब्जेक्ट, ये जो डिस्टेंस होगा ये होगा यूई, ई फॉर आई पीस, और ये जो डिस्टेंस होगा ये होगा वीई। ये हो गया। मान लीजिए कि ये जो फाइनल इमेज है आंख पर कितना एंगल बना रहा है, थीटा। अगर ऑब्जेक्ट को हम 25 सेंटीमीटर पर, मतलब डी डिस्टेंस पर लगकर देखें, और मान लीजिए कि ये आंख पर बना रहा है अल्फा, तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा, मैग्नीफाइंग पावर m इक्वल्स टू होगा बीटा बाय अल्फा, एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज minimum distance of distinct vision. For a small angle, थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर कर सकते हैं। Therefore m इक्वल टू tan बीटा बाय tan अल्फा। tan बीटा यहां से, अगर इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं O, इस पॉइंट को मान लेते हैं E, तो tan बीटा इक्वल टू क्या होगा, P बाय B। P मतलब हो गया एडस बीडस, B मतलब हो गया E एडस माइनस यूई डिवाइडेड बाय tan अल्फा। यहां से P बाय B, ए बी बाय ए बी, ई ए का मतलब हो गया डी माइनस बी। तो m इक्वल्स टू हो जाएगा, ये d सबसे ऊपर चल जाएगा, d बाय यू ई इंटू एडस बीडस बाय ए बी।
ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, सिंस एडस बीडस बाय ए बी, एडस बीडस को कह सकते हैं, ये एडस बीडस है, इस ऑब्जेक्ट का, इस ऑब्जेक्टिव लेंस का क्या है, इमेज है। ठीक है, तो ये हो गया साइज ऑफ द इमेज। ए बी को क्या कहेंगे, ए बी इस ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है, तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये हो जाएगा एम नॉट। मतलब क्या, मैग्निफिकेशन किसका, ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, और दिस विल बी इक्वल टू वी नॉट बाय यू नॉट। हाई क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, माइनस इधर है माइनस, उधर हो गया प्लस, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डी बाय यूई। ध्यान से देखिए, डी बाय यूई, यूई जो है इसको हम लोग कहेंगे, ये मैग्नीफाइंग पावर हो गया, किसका, आई पीस का। चलिए यहां देख लिए, फ्रॉम वन, इसको हम लोग फ्रॉम वन, एम इक्वल्स टू क्या होगा, डी बाय यूई माइनस वी नॉट बाय यू नॉट, यानी इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, माइनस वी नॉट बाय यू नॉट इंटू डी बाय यूई, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब देखिए, 4 फ्रॉम 1 बाय भी माइनस 1 बाय यू इक्वल्स टू 1 बाय एफ। कौन सा फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, 4 आई पीस, 4 आई पीस, भी की जगह भी, यू की जगह यूई, एफ की जगह पे एफ ई। अब देखिए इसमें यूई भी पीछे, भी पीछे, इस तरफ लेफ्ट साइड दोनों क्या होगा, माइनस में, और कन्वेक्स लेंस होते प्लस में, माइनस माइनस प्लस, 1 बाय यूई इक्वल्स टू क्या होगा, 1 बाय बीई प्लस 1 बाय एफ ई। तो देयरफॉर डी बाय यूई कितना होगा, ये हो जाएगा डी बाय वी प्लस डी बाय एफ ई। तो देयरफॉर एम इक्वल टू माइनस वी नॉट बाय यू नॉट, यहां से देखिए इक्वेशन 2 से, और डी बाय यू की जगह लिखेंगे डी बाय वी प्लस डी बाय एफ ई। लास्ट लाइन, इफ फाइनल इमेज is formed at D, कहां पर बनेगा D, दैट इज मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, V की जगह D ले ले, तो M इक्वल टू माइनस वी नॉट बाय यू नॉट इंटू डी, यहां पे ले लेंगे डी बाय एफ ई, ये कट के 1 हो जाएगा, तो M इक्वल टू हो जाएगा माइनस वी नॉट बाय यू नॉट 1 प्लस डी बाय एफ ई। ये हो गया कंप्लीट, मैग्नीफाइंग पावर निकाल लिए हम लोग किसका, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का।
नेक्स्ट, explain the principle of Young's double slit experiment for Young's interference and derive the formula for the width of interference fringes. देखिए, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या करता है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम लोग मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट लेते हैं, दो लाइट लेंगे, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट लेंगे, कोहेरेंट लेंगे। कोहेरेंट का मतलब है दोनों से जो लाइट वेव्स निकलेगा उसकी उनकी जो वेवलेंथ होगी वो समान होगी, सेम फ्रीक्वेंसी होगी। मोनोक्रोमेटिक लाइट फॉल्स ऑन ए narrow slits S1 and S2, S1 S2 दो स्लिट्स है, इससे इससे मोनोक्रोमेटिक लाइट फॉल्स हो रहा है, विच आर वेरी क्लोज टुगेदर एक्ट्स एज टू कोहेरेंट सोर्सेस। ये दोनों आपस में कैसा बिहेव करेंगे, कोहेरेंट सोर्स की तरह बिहेव करेंगे। व्हेन वेव्स कमिंग फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेस S1 and S2 सुपरइम्पोज ऑन ईच अदर एंड इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। जब इन दोनों से जो निकलने वाला वेव्स है आपस में सुपरइम्पोज करते हैं तो वहां पे इंटरफेरेंस पैटर्न हम लोग को प्राप्त होता है। In Young's double slit experiment, alternate bright and dark bands obtained on the screen. These bands are called fringes. इन जब हम लोग स्क्रीन पे हम लोग निकालते हैं तो इन बेंड्स प्राप्त होता है, ब्राइट और डार्क बेंड, और इन बेंड्स को क्या कहा जाता है, तो फ्रिंज कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग अब क्या करेंगे, फ्रिंज की चौड़ाई, विड्थ ऑफ द फ्रिंजेस निकालेंगे। तो मान लिया जाए डी जो है डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, S1 और S2 के बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी। कैपिटल डी क्या लिए, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन, स्लिट्स और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस कितना ले लिए, कैपिटल डी। लैम्डा ले लिए हम लोग वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो मान लीजिए S1 से निकलने वाला लाइट पी पे पहुंच रहा है और S2 से भी निकलने लाइट पी पे पहुंच रहा है, इसका मतलब पी पे इंटरफेरेंस हो रहा है। इसका मतलब पी पे हमको या तो ब्राइट बेंड मिलेगा, ब्राइट फ्रिंज, या तो डार्क फ्रिंज मिलेगा, ये हम लोग को देखना है। तो देखिए क्या होगा, मान लिया जाए कि पी पर दोनों वेव्स पहुंच रहा है, तो पी पे हमको क्या मिलेगा, पी पे हम लोग को फ्रिंजेस प्राप्त होंगे। तो S1 से पी पर पहुंचने वाला वेव्स और S2 से पी पर पहुंचने वाला वेव्स के बीच का पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, S2P ये ज्यादा है, S2P माइनस S1P, और ये कितना ज्यादा है, तो लगभग ये S2N के बराबर है। इतना अगर हम हटा दे तो लगभग यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपस में बराबर होगा, तो इसको कहेंगे पाथ डिफरेंस, लगभग ये S2N होगा। अब देखिए मान लिया जाए कि यहाँ पे एंगल, देखिए अगर S1 से P पे पहुंच रहा है वेव्स, S2 से P पर पहुंच रहा है वेव्स, तो ये दोनों कहां से ओरिजिनेट हो रहा है, S से। यानी अगर S यहाँ पे सेंटर पे होता, यहां से भी वेव्स कहां पे पहुंचता, P पे पहुंचता। एंगल मान लीजिए थीटा है, यानी ये भी एंगल कितना होगा, थीटा ही होगा। ये थीटा होगा, ये देखिए ये इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ये 90 डिग्री होगा, यहाँ 90 डिग्री होगा, ये थीटा, तो ये बाकी 90 माइनस थीटा, तो फिर ये जो एंगल होगा इधर वाला, ये फिर हो जाएगा थीटा। ठीक है, इस एंगल को हम लोग क्या करेंगे, थीटा मान लेंगे। ये थीटा होने का ये थीटा हो गया। अब ट्रेंगल देखिए, ट्रेंगल S2S1N, S2S1N, यहाँ साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, P बाय H, S2N बाय S1S2, S2N और S1S2 कितना है, D है। अब देखिए इन ट्रेंगल PSO, PSO यहां से आप निकालिए टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, P बाय B, तो P हो जाएगा यहां Y और B हो जाएगा यहां पे कैपिटल D। फॉर अ स्मॉल एंगल, फॉर अ स्मॉल एंगल क्या होगा, साइन थीटा जो होता है वो थीटा के बराबर होता है और टेन थीटा जो होता है वो भी थीटा के बराबर होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा लगभग। देन S2N बाय D इज इक्वल टू Y बाय कैपिटल D। देन S2N इज इक्वल टू Y D बाय D। ये पाथ डिफरेंस निकल गया, पाथ डिफरेंस निकल गया ये। फोर राइट फ्रिंजेस एट P, P पर हमें ब्राइट फ्रिंजेस प्राप्त हो, इसके लिए पाथ डिफरेंस जो होगा
वो एन लैम्डा के बराबर होगा। तो पाथ डिफरेंस किसके बराबर हो गया? एन लैम्डा। पाथ डिफरेंस क्या है यहां पे? वाई डी बाय कैपिटल डी, एन लैम्डा। तो वाई इक्वल टू क्या होगा? वाई इक्वल टू हो गया एन एन लैम्डा कैपिटल डी बाय डी। ये एक्चुअल में हम लोग को मिल गया पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज। nth ब्राइट फ्रिंज का क्या निकला? पोजीशन। सो y की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं वाई एन इक्वल टू एन लैम्डा डी बाय डी। नेक्स्ट देखिए, और डार्क फ्रिंजेस। डार्क फ्रिंजेस के लिए पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए? 2n+1 लैम्डा बाय 2। यहां पे हम लोग इसको पुट कर देंगे y डी बाई डी 2n+1 लैम्डा बाय 2। यहां से y निकल आएगा 2n+1 लैम्डा कैपिटल डी बाय 2d। ये हो गया पोजीशन और nth डार्क फ्रिंज। तो इसीलिए y के जगह हम लोग yn पुट कर सकते हैं 2n+1 लैम्डा डी बाय 2d। अब हम लोगों को निकालना है फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ कहते किसको हैं? तो दो फ्रिंजों के बीच की दूरी, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ब्राइट और डार्क fringes is called fringe width। इसको डिनोट करते हैं बीटा से। बीटा इक्वल टू क्या होगा? yn+1 माइनस वाई एन। एक n+1वां फ्रिंज और एक nवां फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस। तो yn+1 कोई भी ले लेते हैं। देखिए n लैम्डा बाई डी है, n लैम्डा और d बाय डी। yn+1 n+1 लैम्डा डी बाय डी। और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा लैम्डा डी बाय डी। उस तरह से डार्क फ्रिंज के लिए भी आप लोग निकाल सकते हैं। वही सेम करेंगे, एक बार yn+1 लेंगे, yn ले लेंगे और दोनों को डिवाइड करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे, सेम यही आएगा। इससे पता चलता है कि इंटरफेरेंस फ्रिंज में जो हमको इंटरफेरेंस पैटर्न में जो हमको फ्रिंजेस मिलती है ब्राइट और डार्क, उसकी चौड़ाई जो होती है, थिकनेस, वो बराबर होती है। तो यही चीज हम लोग को निकालने के लिए बोला था। ये देख लीजिए क्वेश्चन, डिराइव द फॉर्मूला फॉर द विड्थ ऑफ द इंटरफेरेंस फ्रिंज। नेक्स्ट,
डिफाइन वेव फ्रंट एंड सेकेंडरी वेवलेट्स, एस्टेब्लिश द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट। तो वेव फ्रंट क्या है और वेवलेट्स क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, बाकी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये कह रहा है कि वेव फ्रंट और वेवलेट्स में को डिफाइन कीजिए और इसका यूज करेंगे, हाइगेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट का यूज करके हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को हम लोग निकालेंगे। तो भाई वेव फ्रंट किसे कहते हैं, जैसे कि आप लोग देखे होंगे किसी तालाब में, मान लीजिए पानी शांत है और शांत पानी में जब आप लोग एक पत्थर का टुकड़ा फेंकेंगे मान लीजिए बीच तालाब में, तो एक छोटा सा सर्किल आपको दिखाई देगा। उस सर्किल के बाद आप ध्यान से देखेंगे एक और सर्किल दिखाई देगा, फिर एक और सर्किल, बड़ा और बड़ा और बड़ा। ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जहां पे आप टुकड़ा फेंके थे उससे सेम सेम डिस्टेंस पर सारे पार्टिकल्स एक साथ ऊपर या एक साथ नीचे आ रहे हैं, तो हमें एक आकृति दिखाई दे रही है। इसे ही हम लोग वेव फ्रंट कहते हैं। क्या कहते हैं, वेव फ्रंट कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अब फिर क्या हुआ, फिर इससे सेम डिस्टेंस पे कुछ ढेर सारे पार्टिकल्स एक साथ वाइब्रेट करेंगे, एक साथ ऊपर या एक साथ नीचे आएंगे, उसको हम लोग उन सारे जो दिख रहे हैं एक साथ वाइब्रेट कर रहे हैं उनके लोकस को हमने एक साथ देखने पर जो आकृति हमें दिखाई देती है, दैट इज कॉल्ड वेव फ्रंट। यानी वेव फ्रंट क्या है, इट इज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स वाइब्रेटिंग इन सेम फेज, ठीक है, ऑफ द ऑसिलेशन, सेम फेज ऑफ ऑसिलेशन इज कॉल्ड वेव फ्रंट। उन सारे पॉइंट्स का लोकस जो सेम फेज में वाइब्रेट करते हो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, वेव फ्रंट कहते हैं। हाइगेंस कहता है कि किसी भी वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट खुद एक नया सोर्स बन जाता है और फिर इससे डिस्टरबेंसेस प्रोड्यूस होता है जो चारों तरफ फैलता है। इसे हम लोग सेकेंडरी वेवलेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, सेकेंडरी वेवलेट्स। देखिए एवरी पॉइंट ऑन द गिवन वेवफ्रंट में बी रिगार्डेड एज द सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंसेस। द न्यू डिस्टर्बेंसेस फ्रॉम each point spread out in all directions with the velocity of light. These new disturbances are called secondary wavelets. इन्हें हम लोग secondary wavelets कहते हैं। ठीक है, इसको इस तरह समझिए कि हम एक सोर्स है, तो हम जितने स्टूडेंट्स को पढ़ाएं, ठीक है, एक बैच में सेम बैच वाले जितने स्टूडेंट्स को पढ़ाएं, ये सारा हमारा क्या है, वेव फ्रंट है। अब हमारा एक ही बैच का पढ़ाया हुआ जो भी स्टूडेंट्स है, ये क्या हो गया, उसका उसको हम लोग क्या कहेंगे, वेव फ्रंट कहेंगे। अब इनको, अब हमारा हरा पढ़ाया हुआ हर स्टूडेंट्स फिर मान लीजिए आगे कोई टीचर बन जाता है, ठीक है, तो उससे वो क्या हो रहा है, उसके चारों ओर ढेर सारे स्टूडेंट्स, तो ना, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, सेकेंडरी वेवलेट्स कहलाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा वेव फ्रंट और वेवलेट्स का डेफिनेशन। नेक्स्ट, एस्टेब्लिश द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट। वेव थ्योरी ऑफ लाइट के आधार पर हम लोगों को क्या करना है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को मैंने प्रूफ करना है। देखिए मान लीजिए एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2। लाइट, पैरेलल लाइट दो ले लेते हैं, इंसिडेंट हुआ। अब यहां पे हम लोग क्या किए, तो नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाता है तो मुड़ जाता है। मान लीजिए रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जा रहा है तो भाई मुड़ गया। ये रहा, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये पॉइंट ए, पॉइंट बी, ए और बी दिख रहा है यहाँ पे। अब इंसिडेंट वेव पर जो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, इंसिडेंट रे पे जो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे वो रिप्रेजेंट करेगा इंसिडेंट वेव फ्रंट को। ठीक उसी तरह से रिफ्रैक्टेड वेव पर या रिफ्लेक्टेड रे पर जो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे वो रिप्रेजेंट करेगा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। तो ये जो है, ये क्या है, इंसिडेंट वेव फ्रंट
और ये क्या है? रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। इसका मतलब है कि जिस तरह से इंसिडेंट रे ही आगे चल के रिफ्लेक्टेड रे बनता है, उसी तरह से इंसिडेंट वेव फ्रंट ही आगे चल के रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बनेगा। इसका मतलब है कि जितने समय में सी से जो वेवलेट्स फॉर्म होगा वो बी पर पहुंचेगा, उतने ही समय पर ए का जो वेवलेट्स है वो कहां पर पहुंचेगा? बी पर पहुंचेगा। इस एंगल को अगर हम आई मान लेते हैं, इस एंगल को अगर हम लोग आर मान लेते हैं, तो ध्यान दीजिए ये आई है तो ये 90 माइनस आई हो जाएगा। यहाँ 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ये 90 माइनस आई है तो फिर ये आई हो जाएगा। ठीक उसी तरह से ये आर है तो ये 90 माइनस आर हो जाएगा, तो ये फिर से ये आर हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे टाइम टेकन टू रीच द वेवलेट्स फ्रॉम सी टू बी is equal to time taken to reach the wavelets from A to D. A to D. C से B तक जाने में लगा समय वेवलेट्स को, A से D तक जाने में लगा समय वेवलेट्स को बराबर होना चाहिए। अब टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। मान लीजिए यहाँ पे वेवलेट्स लाइट का स्पीड v1 है और इधर लाइट का स्पीड कितना है? v2 है। तो C से B तक डिस्टेंस कितना? CB बाय स्पीड v1 इज इक्वल टू एडी, ए से डी तक जाने में लगा समय, डिस्टेंस एडी बाय v2, और ये हो जाएगा सीबी बाय एडी v1 बाय v2, और v1 बाय v2 इज इक्वल टू उल्टा v2 बाय v1। अब देखिए सी बाय सीबी, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इन ट्रायंगल सी ए बी, सी ए बी, अब बताइए साइन आई पी बाय एच, पी मतलब सीबी, एच एच मतलब ए बी, तो सीबी इक्वल टू ए बी साइन आई इन ट्रायंगल ए बी डी, साइन आर, साइन आर इक्वल टू पी बाय एच मतलब एडी बाय ए बी, तो एडी इक्वल टू ए बी साइन आर, बस पुट कर दीजिए फ्रॉम 1। सीबी के जगह लिखेंगे ए बी साइन आई, ए बी साइन आर इज v1 और v2 दैट इज इक्वल टू म्यू टू बाय v1। ए बी कट गया, साइन आई बाय साइन आर म्यू टू बाय म्यू1, और ये तो स्नेल्स लॉ, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ हो गया। सेकेंड लॉ अगर रिफ्लेक्शन अगर प्रूफ हो गया, इसका मतलब फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ तो ऑटोमेटिक एक ही प्लेन पे होगा तभी तो पॉसिबल है। इसका मतलब ऑल रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, हो गया। इस तरह से हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूफ कर सकते हैं। हो गया एक कंप्लीट, एक लॉन्ग क्वेश्चन। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।
जिसमें हम लोग 2023 का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को आप लोग इस वीडियो को देखिए अच्छे से, इसको आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, नोट्स आप लोग लिख लेंगे। अगर किसी को प्रॉब्लम होगा आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करेंगे, हम आप लोग को इसका नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।